हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट जनवरी 2020 का पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। सीडीपी की 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये ऐसा आता है, ऑफलाइन पेपर आपका देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश वाले, इंग्लिश में देख लें, हिंदी वाले देखते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोने लगता है। ये देखकर उसके पिता कहते हैं लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। ये पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि लड़के लड़कियों की तरह रोते नहीं हैं। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में खाली आगे क्या है? अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो उनके ज्ञान की संरचना के प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, अवसर प्रदान करने चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका ये योजना क्या है? बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पहाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार निष्कास प्रवृत्ति पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रियाओं में अर्थहीन होगी। यह अधिगम के लिए पहाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। बिल्कुल सही दे रखा है कथन। विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है और प्राथमिक कारक परिवार है। विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है नहीं, ऐसे ये तो कथन गलत है। समकक्षी सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक, ये भी गलत है। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक, ऐसा भी नहीं है, तो यही कथन सही है। विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। 4 नंबर ऑप्शन का 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों की बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, ऐसा भी नहीं है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती है, तो बुद्धिमत्ता में विभिन्न दशाएं हैं। आगे देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? प्रथागत, पूर्व या प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या फॉर्मल कंटिन्यूस। अमूर्त संक्रियात्मक तो है ही नहीं, ये तो पियाजे ने दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथागत, कन्वेंशनल स्टेज चरण को दर्शाता है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की का सामाजिकरण सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से अधिगम प्रक्रिया में खल जगह के महत्व पर जोर देता है। सामाजिक उपकरणों, सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण। तो सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खल जगह के रूप में वर्णित करते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण, उद्दीपक अनुक्रिया, अनुबंध, सामूहिक विकास का समयस्थ क्षेत्र जेडपीडी, ये तो वाइगोस्की ने कहा। स्कीमा या मनोबंध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा या मनोबंध का है। आगे देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच के केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों के क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार और सोच में केंद्रीकरण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का मुख्य गुण होता है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है। विकास बहुआयामी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास बहुआयामी होता है, बाकी कथन गलत दे रखे हैं। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों के विकास किस क्रम में होता है? सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त या अमूर्त पहले होता है, सांवेदिक बाद में, मूर्त बाद में, मूर्त पहले, अमूर्त बाद में, सांवेदिक सबसे बाद में, या अमूर्त पहले, मूर्त बाद में, सांवेदिक बाद सबसे लास्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले सांवेदिक विकास होगा, फिर मूर्त चीज़ों से सीखेगा, फिर अमूर्त चीज़ों से बच्चे का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अधिगम प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, अधिगम के लिए बाधा नहीं बांधना चाहिए। आगे देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में खाली जगह पर जोर होना चाहिए। प्रदर्शन अभिमुख लक्ष्यों, अभिवेदी समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिक करने के अवसर प्रदान करने चाहिए समावेशी कक्षा में। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अधिगम कठिनाइयों को जूझते छात्रों की जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? नहीं के नीचे अंडरलाइन आर की दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षण शास्त्रीय उपगमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आंकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा शास्त्र और आंकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? कम परिज्ञान बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, सतर्कता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग तरीके से सोचना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को खाली जगह विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए अलग अलग। आगे देखते हैं, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देना देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में भय डर की भावना पैदा करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य किया जा सकता है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चों को दंड देकर, प्रवीण अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर प्रेरणा को कायम में रखा जा सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शर्मिंदगी खलजेगा। पहला, शर्मिंदगी संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये 2020 में आ रखा पेपर है, ऐसा ही 2024 में पेपर आ सकता है, इसी में से क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे प्रभावशाली तरीका है संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए क्रियाकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती हैं। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। अधिगम केवल त्रुटियों को संशोधन पर निर्भर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु के बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे तो उसी बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए, कोई भय नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं। बच्चे सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अधिगम में बच्चे सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रयासों से असफलता अनियंत्रित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योग्यता सुधार्य है, सुधारा जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है।
निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेक्षण और संवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेक्षण और संवाद, इंक्वायरी एंड डायलॉग्स। आगे देखते हैं। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वे कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य दर्शाते हैं। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वनियमन, आत्मकेंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वनियमन, स्वयं को नियमन करने के लिए सेल्फ वाक, व्यक्तिगत वाक होती है। आगे देखते हैं। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतें एवं आवश्यकताओं को पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवंशिकता पर और ना ही पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिक और पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरोपित किया जा सकता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को। वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट लर्न ऐसे ही क्वेश्चन जनवरी 2024 के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।